नमस्ते। भारत के भूगोल और इसकी विशाल नदी प्रणालियों से जुड़े इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि देश की उन दोहरी जीवन रेखाओं को समझेंगे जो असल में करोड़ों लोगों की धड़कन है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर में मुख्य रूप से 5 अहम पड़ाव होंगे। हम भारत की दोहरी नदी प्रणाली से शुरू करेंगे, फिर हिमालय की सदाबहार नदियों और प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली को समझेंगे। उसके बाद नदियों के ड्रेनेज पैटर्न पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे भविष्य की जीवन रेखाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, भारत की दोहरी नदी प्रणाली। अब अगर भारत की नदियों को देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ है उत्तर की हिमालयी नदियां, एकदम युवा, ग्लेशियरों से भरी हुई, बेहिसाब ताकत वाली और पूरे साल बहने वाली। और दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां। ये बहुत प्राचीन है, पूरी तरह परिपक्व यानी मैच्योर हो चुकी हैं और इनका बहना काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है ना? कमाल का कॉन्ट्रास्ट। चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय की सदाबहार नदियां। आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि आखिर उत्तर की ये नदियां कभी सूखती क्यों नहीं है? इसका राज छिपा है इनके पानी के दोहरे सोर्स में। जी हाँ, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में हिमालय के विशाल ग्लेशियर पिघलकर इन्हें पानी देते हैं और फिर बारिश के मौसम में मॉनसून इन्हें लबालब भर देता है। इसी बेहतरीन सिस्टम की वजह से ये नदियां साल के 365 दिन बिना रुके पूरे उफान पर बहती रहती हैं। अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें तो सबसे पहले आती है सिंधु नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलकर ये अपने साथ 5 बहुत ही क्रूशियल सहायक नदियों को लेकर चलती है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों नदियां मिलकर पूरे उत्तर पश्चिम इलाके में सचमुच जीवन फूंक देती हैं। इसके बाद जाहिर है नाम आता है गंगा का। गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होने वाला इसका सफर भारत के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान बनाता है। और जब आगे चलकर यमुना और सोन जैसी बड़ी नदियां इसमें मिल जाती हैं तो आप सोचिए ये कितनी विशाल हो जाती होगी। ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। और हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये नदी तो भूगोल की दुनिया में किसी जादूगर की तरह है, जो अपना रूप बदलती रहती है। मतलब तिब्बत के ग्लेशियर से शुरू होती है तो इसका नाम होता है सांगपो। फिर जैसे ही एक गहरी घाटी चीरकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, इसे दिहांग या सियांग कहने लगते हैं। और जब ये असम के मैदानों में पहुंचती है, तब जाकर ये बनती है हमारी विशाल ब्रह्मपुत्र। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक का, प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। जब हम दक्षिण के इस पुराने पठार की तरफ आते हैं तो पूरा वाटर सिस्टम ही बदल जाता है। यहाँ एक बहुत ही रोचक बंटवारा देखने को मिलता है। कुछ नदियाँ पूर्व यानी ईस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। वहीं कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि अरब सागर में गिरते हुए एस्चुरीज यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब इन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी का रुतबा ही अलग है। ये इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वाकई दक्षिण भारत के लिए ये किसी बड़ी लाइफलाइन से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नर्मदा और तापी को समझें तो ये नदियां विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की गहरी दरारों से बहती हैं, जिन्हें रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। इसी खास भौगोलिक रास्ते की वजह से ये नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा के बजाय सीधे ज्वारनद मुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। आइए अब हमारी चौथे हिस्से पर चलते हैं, नदियों के ड्रेनेज पैटर्न। नदियां सिर्फ पानी बहाकर नहीं ले जाती, वे धरती पर अपने निशान छोड़ जाती हैं। इन ड्रेनेज पैटर्न्स को देखकर जमीन के नीचे की चट्टानों की बनावट और उस इलाके का लाखों साल पुराना इतिहास पढ़ा जा सकता है। ये एकदम कुदरत के फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करते हैं। इनमें सबसे कॉमन है डेंड्रिटिक यानी वृक्षाकार पैटर्न। जैसा नाम वैसा काम। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे किसी बड़े पेड़ की शाखाएं फैली हों। उत्तर भारत के मैदानों में गंगा नदी का पूरा नेटवर्क इस पैटर्न का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। कभी मैप पर गौर से देखिएगा, आपको एकदम एक पेड़ जैसा आकार साफ नजर आएगा। फिर आता है रेडियल या आर्य पैटर्न। इसमें नदियां किसी एक ऊंचे पहाड़ या शिखर से निकलकर हर दिशा में बहती हैं, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह।
अमरकंटक का पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां से नर्मदा, सोन और महानदी निकलकर अलग-अलग दिशाओं में अपना रास्ता बनाती हैं। और एक है जालीनुमा यानी ट्रेलिस पैटर्न। यहाँ सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं और एक प्रॉपर ग्रिड बना देती हैं। ऐसा तब होता है जब सख्त और नर्म चट्टानें एक साथ मौजूद हों। भारत के छोटा नागपुर पठार के इलाके में इस पैटर्न को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। फाइनली आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य की जीवन रेखाएं। अगर थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसने सदियों से हमारे उपजाऊ मैदान बनाए हैं, व्यापार के रास्ते खोले हैं और आज भी करोड़ों लोगों को पीने का पानी और खेती के लिए सिंचाई दे रही हैं। सच तो ये है कि इन्हीं पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी है। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि किसी भी नदी का रास्ता बस यूं ही संयोग से नहीं बन जाता। इसका हर एक मोड़, हर एक बहाव उस जगह के लाखों सालों के इतिहास, वहां की चट्टानों और ढलान की पूरी कहानी बयां करता है। हर नदी अपने आप में इतिहास की एक खुली किताब है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने आता है। आज जब हमारी पानी की ज़रूरतें लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हम इन दो बिल्कुल अलग नदी प्रणालियों को, एक जो सदाबहार है और दूसरी जो पूरी तरह मौसम पर निर्भर है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सफलतापूर्वक कैसे बचा सकते हैं? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।